पहला रूल क्या है? हमारी तरफ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, समझ गए? चलिए फिर, आगे देखो। चलिए फिर, का नया सेशन हम बनाते हैं नए पेज में। हो गया? ये हमने ले लिया नया पेज, दिखाई दे रहा है सबको? इसमें भी हम नया पेज लगा देंगे कि ऑनलाइन वाले भी क्या पढ़ सकें, तो हम पढ़ा रहे हैं। यही तो बढ़ाने हैं। इसमें थोड़ा लेट ही शो करता है ना मैम वो, नया पेज, नई ओपनिंग्स है। नोट खोल दिया मैंने ना, वन नोट। यहाँ पर वन नोट नहीं आया है अभी तो। कैप्चर है ना, विंडो अच्छा, कैप्चर आपने करोगे तब डिस्प्ले आएगा। कैप्चर किया है? मैं डिस्प्ले कैप्चर ही करती हूँ आजकल। फिर तो ये साफ ही दिखाई देगा फिर। चलिए फिर देखिए आगे। चलिए फिर देखो। चलो फिर आगे देखो। देखो ऐसा पता चलेगा रेड में कौन सी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ। आपसे तो धीरे होगा। इसमें नहीं क्रॉस करती ना, फिर आप 10 में क्रॉस कर रही चलो हो। आगे देखो अब। हो गया? सुनो ध्यान से। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए। इकोनॉमिक्स में फादर किसको बोला जाता है? तो देखो, इकोनॉमिक्स के लिए एडम स्मिथ नाम के एक बड़े पुराने इकोनॉमिस्ट रहे थे। ठीक है? कौन रहे थे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ भैया एक स्टेटमेंट बोल के गए। उन्होंने कहा कि द साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है पैसा, धन, मनी, है ना? उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। उन्होंने सिंपली ये बोला कि भैया जो साइंस होती है वेल्थ की, पैसे की जो विज्ञान है, पैसे का जो साइंस है, वो बोला जाएगा इकोनॉमिक्स। सिंपली व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी बोलते हैं। बट हम इकोनॉमिक्स को अगर देखेंगे तो इसकी दो ब्रांचेस हो सकती हैं। साइंस ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इट इज टोल्ड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के हिसाब से जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो क्या होती है? साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? नाउ द माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटी, स्मॉल, ना? एंड द मैक्रो इज लार्ज और बड़ी। तो सिंपली अगर मैं तुमसे बात करूं एक बड़े गांव के बारे में, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स, सो योर फोकस शुड बी हियर ओनली। माइक्रो और मैक्रो के अंदर हम लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा गांव है और इस गांव में बहुत सारे घर हैं और अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है? इन घरों में अलग अलग लोग रहते हैं और हम ये मान लेते हैं कि इस गांव के लोगों के पास फार्मिंग है, यहाँ पर ये खेती करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर ये पशुपालन भी करते हैं, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने काव लगाई हुई हैं, गोट लगाई हुई हैं, ऊँट पाले हुए हैं, बकरियाँ भी हैं, भेड़ भी हैं, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने मछलियों का भी पालन किया हुआ है। दिस साइड दे हैविंग एन हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो यहाँ इन्होंने पेड़ भी लगाए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद देखो इन पेड़ वगैरह से जो भी ये इन्होंने लगाए हैं, काव डंक लगाया हुआ है। काव गोट वाले के साथ इन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई है, एक फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसमें ये क्या-क्या करते हैं, जो काव डंक होती है, कि गाय से गोबर वगैरह आता है, उससे ये खाद बनाते हैं। यहाँ पर इनका एक मैन्योर इंडस्ट्री है, उसमें ये उस खाद से मैन्योर बनाते हैं। क्या उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन वगैरह मिला करके मैन्योर इंडस्ट्री है ये, आप मान लीजिए। ठीक है? क्या है? मैन्योर इंडस्ट्री। मैन्योर में बेसिकली नाइट्रोजन होता है। दिस वन इज मैन्योर इंडस्ट्री। यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर खेत है इनके, तो इस खेत में ये मान लेते हैं हम कि इस खेत में ये गेहूँ उगाते हैं। क्या उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं। गेहूँ इज कॉल्ड व्हीट। तो बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन करने वाले स्टेट का नाम कौन सा है? एग्जैक्टली, द आंसर इज यूपी। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है? साथ साथ में याद भी करते चलेंगे पुरानी बातें, नई नई चीजें जोड़ते चलेंगे। अब मान लो कि इन्होंने इसी खेत के बगल में, क्योंकि व्हीट लगाया हुआ है, तो इसी के बगल में इन्होंने एक इंडस्ट्री लगा दी हुई है व्हीट की,
ये क्या करते हैं, व्हीट इंडस्ट्री से आटा बना के बेचते हैं। क्या बेचते हैं? आटा बनाते हैं इसी फैक्ट्री में और बगल में वाले गाँव में जाके इसको बेच देते हैं। अच्छा, इस आटे को जब ये बगल में लेके जाते हैं तो यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, एक और फैक्ट्री खोली हुई है। ध्यान से सुनते रहो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द इकोनॉमिक्स, कैसे काम करती है। इसी गाँव में इसी आटे को गाँव में ही पीसते हैं और वहीं गाँव में उसी के बगल में इन्होंने एक छोटी-सी बेकरी भी खोली हुई है अपनी। गाँव में ये सब पॉसिबल है कि नहीं है? बनाया जा सकता है आराम से, तो इन्होंने बेकरी खोली है। इस बेकरी में ये बनाते हैं बेकरी वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे और टेस्टी बिस्किट्स और उनको ये बाहर मार्केट में जाके बेच देते हैं। ठीक है इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर पे इन्होंने ये फिश पालन करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है? यहीं पर ये स्विमिंग पूल वगैरह भी चलाते हैं फिश पालन के अंदर ही और यहीं पर इन्होंने फिश के लिए एक छोटी-सी मार्केट भी सेट की हुई है। जिसमें ये क्या करते हैं, मछलियाँ बेचते हैं, जो यहाँ पर इनकी मछलियाँ पैदा होती हैं वो। इधर इन्होंने फलों का एक बड़ा-सा बाग लगाया हुआ है जिसमें ये सेब, आम, अनार, अंगूर, पपीते सब उगाते रहते हैं टाइम-टाइम पे, ठीक है? अब बहुत सारे फल वगैरह इनके होते हैं, तो ये क्या करते हैं उस फलों से अलग-अलग जूस, जैम वगैरह भी बनाते हैं। तो उसकी भी इन्होंने ये बेकरी के साथ ही फैक्ट्री डाली हुई है। इसमें क्या बनाएँगे, जूस बनाएँगे, जाम बनाएँगे, जैम बनाएँगे, तो ये अलग-अलग चीज़ें बना के बेचेंगे, ठीक है? अब अचानक इस गाँव में क्या हुआ, एक दिन काव्य और उसकी टीम पहुँची। काव्य बाद में एक बड़ा माइनिंग एजेंट बन गया है, ये खदानों की जाँच करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ भी काम करता है। जब काव्य यहाँ पहुँचा तो काव्य को पता चला कि इस गाँव में इस कोने पे यहाँ सोने की खदान है। क्या है? ठीक है। गोल्ड माइन है। फिर बोलने लग गया, बोला आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, जो बोलूँगा सिर्फ मैं। गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन है तो भैया ने यहाँ क्या खोल दी, अपनी एक खदान खोल दी। तो काव्य ने गाँव वालों को लूट करके उनसे सस्ते में ये ज़मीन खरीदी और फिर क्या कर दिया, अपने कब्जे में कर ली। तो अब यहाँ गोल्ड माइन भी है। तो ये एक पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमी सेट हो गई गाँव की। अब इसके अंदर से जो-जो चीज़ें मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, पहले उसको समझो। व्हाट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इस पूरे डब्बे के अंदर माइक्रो में क्या है? माइक्रो का मतलब एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो बोला जाता है माइक्रो। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? इस घर में रहने वाले आदमी की जो भी कमाई है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट होगी। ये आदमी का मान लो पूरा खेत इसी आदमी का है, तो इसने इस खेत से जितना कमाया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में गिना जाएगा। यानी कि एक आदमी कितनी कमाई करता है, कितना काम करता है, कितना बिज़नेस करता है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इन चारों गाँव वालों का या 40 गाँव वालों का, जितने भी ये लोग हैं, इन सब का टोटल सम या फिर इस गाँव की टोटल इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाए। दूसरी चीज़ मैक्रो में क्या आएगी? इस गाँव से कुछ चीज़ें बाहर भी तो बिकेंगी ना, तो इसको बोला जाता है क्या? एक्सपोर्ट। जो भी चीज़ गाँव से बाहर जाएगी वो क्या है? एक्सपोर्ट। जो भी गाँव के अंदर आएगा वो क्या है? इम्पोर्ट। तो इस गाँव की टोटल कमाई क्या हुई? ध्यान से सुनना। इस गाँव से कितना सामान बाहर गया, कितने रुपए का सामान बाहर गया वो और कितने रुपए का सामान अंदर आया वो। उसी को कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि इस गाँव के लिए टोटल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही या टोटल कमाई कितनी रही, ये सब। अब ऐसा ही एक बड़ा सुंदर गाँव हम बनाएँगे और उस गाँव के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स के अंदर की सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है? चलिए, अब एक सिंपल सा काम करते हैं। इस गाँव में हम एक बढ़िया गाँव फ्रेम करते हैं, तो हमें बताएगा कि जो हमारा गाँव है वो ठीक है? चलिए, ये हमारा गाँव है। हाँ, अभी बनाओगे, पूरा गाँव बनाओगे अभी। तो हम इस गाँव में सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ गाँव वाले बनाते हैं, ठीक है? तो आराम से देखते रहना, दीज़ ऑल आर द हाउसेस। ये क्या है हमारे? ये हमारे घर हैं। इनको हम बोलेंगे हाउस, ठीक हो गया? तो ये हमारा हाउस 1, ये हाउस 2, ये हाउस 3। तो ये इंडिविजुअल हो गए, पब्लिक हो गई, ठीक है? जो कॉमन लोग रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ देखो, अब इनके पास क्या होगा, खेत भी होंगे, है ना? दे आर इन एग्रीकल्चरल फील्ड एज़ वेल। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सबको? ये क्या हो गया इनका? ये हो गया इनके एग्रीकल्चर फील्ड। ये क्या हो गया इनके? एग्रीकल्चर फील्ड या खेती-किसानी वाला, ठीक हो गया? अच्छा देखो, इसी के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर को इनके गाँव में हम मान लेते हैं कि गोल्ड माइन भी है। यहाँ पर क्या होते हैं? सोने की खदानें हैं, हो गया? तो दीज़ आर द गोल्ड माइन्स। अच्छा, इसके अलावा देखो, आगे देखना है, सिर्फ आगे देखोगे, ठीक है? आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगला देखो, जैसे गोल्ड माइन भी है, अब ये एग्रीकल्चर फील्ड से इन्होंने क्या किया, यहीं पर इन्होंने एक अपनी चक्की खोल ली छोटी-सी, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? आटा चक्की। क्या बोलेंगे इसको? आटा चक्की। तो ये क्या करेंगे, इसमें आटा-वाटा जो है वो पीसते होंगे। फिर इसी गाँव के अंदर किसी गाँव वाले ने कहा कि यार आटा चक्की है ही, तो इसके बगल में हम अपनी एक बड़ी-सी बेकरी बना देते हैं। दिस वन इज़
बेकरी, तो क्या बोलेंगे हम? बेकरी। सुन ले जो कह रहा हूँ। लास्ट में जब ये सब समझाऊँगा ना, फिर एक साथ पूछूँगा और फिर नहीं आएगा, फिर बनेगा भरता। ये सुनो, ये बेकरी है तुम्हारी। बेकरी भी खोल दी, आटा चक्की भी खोल दी। अभी सुनते रहो, इधर पे मान लो इन्होंने क्या किया, एक फिशरीज़ वाला फार्म बना दिया। ठीक है? कोई भी ज़रूरी नहीं है फिशरीज़ ही हो। जैसे यहीं पे मान लो ये फिश भी बनाते हैं और यहीं पे इन्होंने क्या भी रखा है, एक काव फार्म भी खोला हुआ है, ठीक है? जिसमें ये गायें भी पालते हैं। और इसी काव फार्म और फिश फार्म से बगल में इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना एक छोटा-सा क्या बनाया है, इंडस्ट्री बनाया हुआ है। इसके अंदर ये काव डंग का यूज़ करके मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, खाद बेचते हैं, ठीक है? काव डंग से क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं और खाद बेचते हैं। और दूसरा इसी के अंदर इन्होंने क्योंकि फिश भी पाली हुई हैं, तो ये डायरेक्ट सेल करते हैं फिश को। क्या करते हैं? डायरेक्ट सेल करते हैं, बेच देते हैं। हो गया? तो इनके पास 2 चीज़ें हैं। चल ठीक है? अब सुनो, गोल्ड माइन्स हो गई, एग्रीकल्चर फील्ड भी है, आटा चक्की भी है, बेकरी भी है इनके पास, ठीक है? सब कुछ है। अब सुनो, अब इन्होंने कहा यार सर गाँव में एक हमको हॉस्पिटल चाहिए है, ठीक है? तो इनके गाँव में क्या भी है, एक हॉस्पिटल भी है। डन? इन्होंने गाँव में एक छोटा-सा हॉस्पिटल खोला हुआ है। अब इन्होंने कहा कि सर गाँव में हमारे पास पैसा-वैसा बहुत है, तो हम एक काम करते हैं, हम हमारे गाँव में एक छोटा-सा पोस्ट ऑफिस भी खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं? पोस्ट ऑफिस। तो इन्होंने इनके गाँव में एक छोटा-सा पोस्ट ऑफिस खोला हुआ है। अब पोस्ट ऑफिस में ये पैसा भी जमा करते हैं, मैसेज-वैसेज भी भेजते हैं, इधर-उधर राखी-वाखी जो भेजने वाला है वो सारा काम। तो क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस भी हो गया। सब कुछ इनके गाँव में ही है। फिर इनके गाँव में इन्होंने कहा कि सर अपने को स्कूल भी चाहिए। क्या भी चाहिए? स्कूल भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक बढ़िया सुंदर-सा स्कूल अपने गाँव में खोल दिया। दिस इज़ योर स्कूल। ठीक है? स्कूल भी हो गया इनके। अच्छा इसके साथ-साथ गाँव में लोगों के पास पैसा बहुत था, तो लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जीवन बीमा भी खोलेंगे अपना। क्या भी खोलेंगे? जीवन बीमा भी खोलेंगे। तो एलआईसी का एक छोटा-सा ऑफिस भी इधर खुल गया है। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि सर अपने पास खूब पैसा हो गया है, सामान भी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर भी बहुत बढ़िया हो रहा है, सेब भी लग रहे हैं, आम, केले, अंगूर सब उगते हैं हमारे यहाँ। तो गाँव के बॉर्डर में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक अपनी बड़ी-सी मार्केट बना दी। क्या बना दी? एक बड़ी-सी मार्केट बनाई। अब ये मार्केट में क्या होगा सुनो, मार्केट में सामान बाहर से भी आएगा और मार्केट के अंदर से बाहर भी जाएगा। तो ये जो सामान बाहर बेच रहे हैं और साथ में बाहर के लोग जो भी लोग हैं, वो भी अपना सामान मार्केट में लाते होंगे। मतलब ये मार्केट एक तरीके से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सेंटर है। क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों काम यहाँ होते हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल अ विलेज इन इकोनॉमिक्स। हम इसी विलेज से समझेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो कैसे काम करता है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? काम आराम से समझ में आ गया? चलिए, अब हम इसी के हिसाब से सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तुम्हें सिर्फ इसी गाँव से समझना है, एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड। सबसे पहले आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आएँगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या मतलब होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हरकतें होती हैं जिनसे पैसा कमाया जा सके। ठीक है? किसी भी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली कोई भी ऐसी चीज़, जिससे तुम पैसा कमाओगे, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। अब अगर एक आदमी ये हरकतें कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर पूरा गाँव मिलके कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो हुई मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारा देश है, अगर पूरा इंडिया ये गाँव मान लो कि इंडिया है और हम इंडिया वाले कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बना के बेचते हैं किसी और को, तो ये कंट्री का सेल हुआ, कंट्री ने एक्सपोर्ट किया। कंट्री का एक्सपोर्ट कंसीडर्ड एज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे लाखों करोड़ों में वो। अब इसमें से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे डिवाइड करते हैं सुनना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरीली हम बोलते हैं कुछ इस तरीके से, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटी। आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम एक और नई एक्टिविटी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज या 4 डिग्री एक्टिविटी। ठीक है ना? तो वी हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। लिखने का तरीका होता है, नथिंग एल्स। ठीक है? अब सुनो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज में कौन-कौन सी एक्टिविटीज आती हैं वो सुनना। प्राइमरी एक्टिविटीज में ऑल एक्टिविटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर, या तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर होगा या फिर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर का मतलब हुआ डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे जाना चाहिए। मतलब अगर खेती नहीं तो ये भी नहीं।
खेत के साथ-साथ सीधा। लेकिन इस एक्टिविटी में किसी भी तरीके का इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। धुआँ, धूल, धक्कड़ ये वो फैक्ट्री-वैक्ट्री ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब तुम गेहूँ का यूज़ करके आटा बनाओगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बट अगर गेहूँ का यूज़ करके बिस्किट बनाने लग जाओगे तो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तुम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। एक चीज़ से नई चीज़ बना रहे हो। गेहूँ से आटा बनाना नई चीज़ बनाना नहीं है। गेहूँ, आटा एक ही चीज़ है। चावल पका के तुमने उसका बढ़िया भात बना लिया घर में जाके, दिस इज़ नॉट अ न्यू एक्टिविटी, वो नॉर्मल है। लेकिन तुमने होटल खोल दिया वो अलग चीज़ है, ठीक है? अब सेकेंडरी एक्टिविटी में अच्छा प्राइमरी एक्टिविटी में एक तो एग्रीकल्चर या बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर आता है। एक और एक्टिविटी को इसी के अंदर रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं माइनिंग। क्या बोलते हैं? माइनिंग मतलब क्या होता है? खदान। तो कुल मिला के हम ये कहते हैं सर अच्छा प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती होंगी व्हिच आर टोटली बेस्ड ऑन लैंड ज़मीन पर आधारित जो होती हैं, मतलब भूमि पर आधारित, लैंड पर। पानी, ज़मीन, आकाश, हवा, पानी सीधा-सीधा इन नेचुरल रिसोर्सेज़ से जो चीज़ों की कमाई की जाती है, उनको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो तुम ये कह सकते हो सर कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज़ पे बेस्ड है, पर नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड है, उनको प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है। अच्छा सर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इंडस्ट्रियां लगती हैं। क्या लगती हैं? इंडस्ट्रीज लगती हैं। दूसरी चीज याद ये रखना कि इन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज से आएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज में खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री कुछ भी करोगे, उससे रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उस रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्री में डाल के कुछ नया बनाएँगे और इस नया बनाने को इकोनॉमिक्स में एक टर्म कहा जाता है, इसका नाम है वैल्यू एडिशन। क्या बोला जाता है इसका? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब हुआ चीज़ों की कीमतें बढ़ा देना। जैसे आटा जो है वो ₹20 किलो बिक रहा है, लेकिन उसी आटे का अगर मैं बिस्किट बना के बेचने लग जाऊँगा और किलो के हिसाब से तो वो 100, 150, ₹300 किलो भी बिकेगा। मतलब मैंने ₹20 की चीज़ का वैल्यू बढ़ा के कितना कर दिया? 200। लकड़ी खरीद के लाया मैं दुकान मैंने लकड़ी काटी जंगल से, नेचुरल रिसोर्सेज़। उस लकड़ी को लाके फर्नीचर बनाया, अभी भी वही है। उसी लकड़ी से जब मैं कागज़ बना के, पेपर बना के बेचना शुरू कर दूँगा, तो होगा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम बेसिकली ब्रांडिंग करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, नई-नई चीज़ें ऐड करते हैं। सेकंड डिग्री की हो गई इंडस्ट्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, टर्शियरी में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं, प्राइमरी में एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे होंगे, सेकेंडरी में लोग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। टर्शियरी वाले इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी वालों को सर्विसेज़ देते हैं। सर्विसेज़ का मतलब हुआ सेवा देते हैं। सेवा देने का मतलब तुमने प्राइमरी, सेकेंडरी में काम करते हुए खूब पैसा कमाया, तुमने बैंक को दे दिया, बैंक ने तुम्हारे बदले में पैसा जमा करके रख दी। तुमको भूख लगी, तुमने होटल में जाके खाना खा लिया, सेवा मिल गई। तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेवा मिल गई। वो अचानक से तबीयत खराब हो गई, तुमने कहा कि भैया आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? गाय बीमार हो गई, गाय को हॉस्पिटल लेके गए, सर्विसेज़। वो तुमसे पैसा ले रहे हैं, बदले में तुमको सेवा दे रहे हैं, कोई सामान नहीं दे रहे, सर्विसेज़ दे रहे हैं। अगर तुम स्कूल गए हो, तो स्कूल वाले तुमको क्या दे रहे हैं? ज्ञान, उसके अलावा और क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। इलाज देते हैं ना बस, ठीक कर देते हैं तुमको। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि हमें सेवाएँ देते हैं, सर्विसेज़ देते हैं। क्वाटरनरी एक नया सेक्टर है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम है। इकोनॉमिक्स में नया-नया ये टर्म यूज़ होना शुरू हुआ है, ठीक है? ये बिल्कुल नया-नया यूज़ हो रहा है। क्वाटरनरी में जो नई चीज़ें हैं, इसके अंदर हम करते क्या हैं क्वाटरनरी के अंदर, जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखा ना कि अलग-अलग बिज़नेसेज़ ये वो इन पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट वाला रॉ मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रीज़ लगाई हमने, टर्शियरी वालों ने सेवाएँ दे दी, सर्विसेज़ दे दी ये वो। लेकिन अभी तुम आजकल का अगर वो टाइम फ्रेम देखोगे ना तो आजकल तुमको दिखाई देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्किल्स हैं, ऐसी नई-नई चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो स्किल बेस्ड चीज़ें हैं, ये सब हमारी कहाँ भेज दी हमने क्वाटरनरी। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है? ये टोटली इनसे अलग होती हैं। ये स्किल बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, स्किल बेस्ड चीज़ें होती हैं, या अलग लेवल से काम करती हैं, अलग तरीके से काम करती हैं, ठीक है? और इनमें हमें बेसिकली स्किल वाली जो चीज़ें हैं, वो देखने के लिए मिलेंगी इन क्वाटरनरी से। क्वाटरनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बट अभी हम छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है? अब आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में। बिकॉज़ वी हैव एन बेसिक आइडिया ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो अब हम इस गाँव के अंदर जाके चेक करेंगे कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? नाउ जो-जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं क्वाटरनरी में सिर्फ स्किल लिख दो बस हो गया, देख लेना। अब देखते हैं, अब इस गाँव में हमें क्या करना है बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ ढूँढनी है जो कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी एंड ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज़ विल बी फ्लोन बाय ग्रीन मार्कर ओनली। हाथ में चला करो।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बना लो फटाफट से, बना दिया होगा ना। फटाफट से सॉल्व करो, तब बनाओ इसको। क्या? चलिए फिर आगे बढ़े। ये क्वार्टरनरी वाला भी बना दिया है, लिख लो खाली इसमें, हाँ स्किल लिख लो। और क्या होता है, रिसर्च लिख लो। ये मतलब कोई सर्विस वर्विसेज कुछ नहीं दे रहे हैं। हो गया, रिसर्च हो गया, ये जिनसे मतलब कोई ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन इन तीनों सेक्टर्स का ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ही नहीं होगा तो फिर ग्रोथ कहाँ से होगा? साइंस, साइंटिफिक टेम्पर ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा, है ना। साइंस वाले जो सेक्टर हैं वो, जैसे तुम कहोगे सर हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क है, ठीक है। जैसे तुमने कहा यहाँ नैनीताल में एरीज है। एरीज में क्या होता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो क्या करता है, वो स्पेस के बारे में पढ़ाई करता है, और स्पेस के बारे में बताता है कि भैया ये मार्स है, ये मून है, ये है। एक बात बताओ, वो मार्स और मून से तुम्हारी इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है? नॉलेज से फायदा क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में, ये बताओ ना। क्या तुम्हारा नॉलेज। पैसा बढ़ा? जब तुमको ये पता चला कि भैया पानी में वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे वाटर हो सकता है, क्या उससे तुमको पैसा मिलेगा? फिर रिसर्च पे हम पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? बिकॉज जब हम रिसर्च पे पैसा करेंगे तो मोर इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइम फ्रेम आगे बढ़ जाएगा। हम क्या पता आगे जाके ये पता कर पाए कि मार्स में कुछ और बढ़िया मेटल मिलता है, कोई और एनर्जी रिसोर्सेज है, तो हो सकता है ऊपर की तीन एक्टिविटीज को फायदा हो जाए उससे। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को क्वार्टरनरी सपोर्ट देता है बैंक। या हमारी वजह से आगे और रास्ते खुलेंगे। जैसे देखो, कोविड-19 आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों एक्टिविटीज को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उनको बचाया किसने? रिसर्च ने। जब दवाई बनी, मेडिसिन बनी, वो काम किसने किया? क्वार्टरनरी सेक्टर ने किया। क्वार्टरनरी डायरेक्टली इकोनॉमी में नहीं आता है, इकोनॉमी को एक्सटर्नली सपोर्ट करता है। इसीलिए क्वार्टरनरी को आजकल पढ़ा जा रहा है। पहले क्वार्टरनरी नाम का कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ा जाता था। 3 ही पढ़ते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी भी 3 आएँगे, ठीक है? आगे देखो अब आओ इस गाँव के बारे में। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस गाँव में प्राइमरी एक्टिविटीज़ ढूँढनी है सबसे पहले। प्राइमरी कौन-कौन सी हैं? या तो खेती-बाड़ी, या खेती-बाड़ी पे डायरेक्टली बेस्ड, या फिर जानवर-वानवर वाली, या माइनिंग, ये प्राइमरी है। तो देखो, ये एग्रीकल्चर फील्ड है क्या? पूरा क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड है। क्या मैंने बोला खेती-बाड़ी प्राइमरी एक्टिविटी होती है? तो ये खेती-बाड़ी कौन-सी एक्टिविटी हो गई? प्राइमरी। अब ज़रा इसके बगल में आटा चक्की देखो तो। आटा चक्की में हम गेहूँ को सीधा पीस देते हैं ना, इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री तो नहीं लगानी होती है। तो इसका मतलब ये भी कौन-सी एक्टिविटी हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी। अब बताओ क्या बेकरी प्राइमरी एक्टिविटी है? हाँ। हम आटा पका देते हैं आप, तो और वैल्यू एडिशन करते हैं, ये प्राइमरी नहीं है। अच्छा ये मार्केट कोई प्राइमरी एक्टिविटी है क्या? एग्रीकल्चर वेग्रीकल्चर कुछ नहीं। गोल्ड माइन प्राइमरी है क्या? माइनिंग इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। तो गोल्ड माइन कैसी एक्टिविटी है हमारी? ये प्राइमरी है। अच्छा इधर नीचे मछली पाल रहे हैं, ये प्राइमरी है? एनिमल हस्बेंड्री इज़ आल्सो प्राइमरी है। जानवर पाल रहे हैं, गाय, गाय पालना भी प्राइमरी है। इधर हम मैन्योर और डायरेक्ट सेल कर रहे हैं मछलियों को, ये भी, हाँ या नहीं? गाय के डंग से जो खाद बनती है, उसको फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं कि ऐसे ही बना देते हैं? लगाते हैं। मछलियाँ बेचनी है, मछलियाँ उठाओ, लाओ, बेच दो, खत्म। तो ये दोनों किस पे बेस्ड हैं? अब ज़रा एक बात बताओ, ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये भी प्राइमरी है क्या? ये तो प्राइमरी हो गए हमारे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लू कलर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या दिखा रही हैं? कि हमें प्राइमरी प्राइमरी एक्टिव। एक्टिविटीज़ के बारे में बता रही हैं। डन? चलिए, अब कलर चेंज करते हैं और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पर। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे देखना ध्यान से। वो सारी जो प्राइमरी से कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेती हैं और उसके बाद उसको आगे बताती हैं। क्या बेकरी वाले अपना सारा सामान प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ले रहे थे? खेत से निकला हुआ गेहूँ या आटा यूज़ कर रहे थे। दैट्स व्हाई बेकरी कौन-सी एक्टिविटी हो गई हमारी? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। इधर पर हम एक और वो बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं छोटी-सी। इनके पास गोल्ड माइन है ना? गोल्ड माइन से सोना निकाला होगा इन्होंने।
तो सोने का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है? ज्वेलरी बनाएँगे तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है, ध्यान रखना। ज्वेलरी में सोने को कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं केमिकली, कि सोने को ढाल-ढूल के कुछ नया बना दे रहे हैं। वो तो तुम आटा पीसने में भी कर रहे थे। प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग के साथ ही आ रही है। तुमको कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जैसे तुमने क्या किया यहाँ पे, ये गोल्ड यूज़ करी और यहाँ पर तुमने इसका स्पेस क्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। स्पेस क्राफ्ट की इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी। तुमने देखा है कभी स्पेस क्राफ्ट में वो यूज़ करते हैं, सोने की प्लेटिंग होती है, हल्की-सी, बाहर पे। हाँ, तो ये वही कर रहे हैं। यहीं पे इनके बगल में क्या है, नासा है। अमेरिका में जगह नहीं मिली उनको तो वो यहाँ आ गए, इस गाँव में आ गए। इधर क्या बना रहे हैं ये स्पेस क्राफ्ट की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, ठीक है? कोई भी। तो ये इंडस्ट्री भी कौन-सी एक्टिविटी हो गई आपकी? री हाँ, गोल्ड का यूज़ होगा, ठीक है? गोल्ड का यूज़ होके नया कुछ बनाया। ये नया जब कर रहे हैं तो कुछ मिला नहीं रहे हैं। मैम, दरवाज़ा खोलना। 1 मिनट तो इसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है यार। सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, बढ़िया। अब सेकेंडरी एक्टिविटी को हमने कौन से कलर से दिखाया फिर? येलो वाले से। हम इसको बोलेंगे कि ये हो गई हमारी री एक्टिविटी। अब आते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़, ठीक है? नहीं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में क्या होती हैं? सर्विसेज़, सेवाएँ देते हैं वो हमको, है ना? तो उनसे इन प्राइमरी और सेकेंडरी वालों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या हॉस्पिटल सर्विस देता है? हाँ। तो हॉस्पिटल्स आर आल्सो कंसीडर्ड इन। अच्छा बताओ, स्कूल सर्विस देता है क्या? इस देता है। पढ़ाई बिना सर। हाँ, एलआईसी भी सर्विस दे रहा है क्या? पोस्ट ऑफिस भी सर्विस दे रहा है। ये सब जो सर्विसेज देने वाले हैं, ये सब कौन से हो गए हमारे? टर्शियरी सेक्टर। तो क्या बोलेंगे अपन? टर्शियरी सेक्टर। क्वाटरनरी भी है क्या यहाँ पे कोई? मार्केट है। अरे रिसर्च करने वाला कोई है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अगर इसरो का एक हेडक्वार्टर खोल दिया जाए ऐसे, तो अगर तो ऐसा गाँव सोच रहे हो, क्या कहते हैं वो पारस सर का एग्जैक्ट गाँव। अगर यहाँ इसरो भी खुल जाए तो ये इसरो क्या हो जाएगा हमारा? क्वाटरनरी सेक्टर हो जाएगा। फोर। इसरो नासा वाले सीखने, यहाँ पे ना अच्छा, सर आप प्लीज। नासा वाले सीखने आए हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री क्वाटरनरी। अब ये जो मार्केट है, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का घर। इधर होती हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फाइनल रिजल्ट, सेलिंग और ये सारी चीजें इसी मार्केट में होती हैं। तो जितनी एक्टिविटीज गांव में हो रही हैं, उन सब का इम्पैक्ट। वेरी गुड, प्राउड ऑन यू गाइस। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, यहाँ कुछ बना थोड़ी रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन आएगा। जान लिया ना? जान लिया? डालो। तुम चाहो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का एग्जाम्पल लिख लो, बनाने हैं। या फिर ये डायग्राम बना लो, तुम्हारी मर्जी। फटाफट। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, या फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। कुछ भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी, विच इज नॉट। टर्शरी कौन सी है या कौन सी नहीं है। क्वाटरनरी कौन सी है या कौन सी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसान से प्यारे सुंदर प्रश्न होते हैं, जा सकते हैं, बनाइए। ये मत बनाओ, एग्जाम्पल लिखो। प्राइमरी एक्टिविटी लिखो, प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल लिखो। सेकेंडरी लिखो, सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिखो। टर्शरी लिखो, टर्शरी के एग्जाम्पल लिखो गाँव से, बस। इस गाँव में जो जो चीजें हैं उनको लिखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के हिसाब से ही, क्या दिक्कत है? गाँव मत बनाओ, या ना? चलिए आगे बढ़ते। ये बोल तो दिया बनाओ करके। मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगी ना, यहाँ तो हब है। मार्केट 1 2 3 नहीं है ना, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ना कुछ पैदा हो रहा है। यहाँ चीजों को बेचा या खरीदा जा रहा है। तो ये सेंटर है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो एट द एंड तुमको इकोनॉमिक बेनिफिट या लॉस देगा।
ठीक है? अब हम देखेंगे इस मार्केट के बारे में भी समझते हैं अभी। अभी दिन आएगा, अभी पहुँचे नहीं हो वहाँ पे। तो मत बनाओ, एग्ज़ाम्पल लिखो शरी के। क्या? घर जाके बनाना। चलो आगे देखो। अरे अभी थोड़ी भेज रहा हूँ, आगे पढ़ाना है ना मैंने। तो अब हम देखते हैं मार्केट्स के बारे में। तो अपने पास मार्केट भी अलग-अलग तरीके की होती है। यस। एक होती है परमानेंट मार्केट मार्केट क्या कह रहा? हाँ, एक होती है लोकल मार्केट मार्केट इसके घर फ़ोन करके बता भी देना, लोकल दीप के मार्केट कि थोड़ा लेट आएगा। घर में बता रहा हूँ तेरे, थोड़ा लेट आएगा, 6 बजे आ गया था ना मैं। घर वाले रुके होंगे, आप भी 6 बजे आए थे, हाँ, आपके भी घर बता देंगे। कभी बरे साइंस कौन पूछ रहा है? चलो फिर अब एक काम करते हैं, एक बढ़िया मार्केट बनाते हैं इसमें, फिर देखते हैं मार्केट्स कैसी होती है। तो ये हमारी मार्केट है, ठीक हो गया? ये कौन सा स्क्वायर ये फैक्ट्री है तो दिस इज़ कॉल्ड आवर मार्केट। यस। तो ये अपनी एक मार्केट है, कहीं भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? हाँ, चलिए फिर अब हम इस मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। देखो, जैसे इस मार्केट में अलग-अलग लोग अलग-अलग सामान बेचने आएँगे, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ लोग सामान खरीदने आएँगे। तो अब अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो गाँव है हमारा, ये काव्य का गाँव है और ये बिल्कुल हाईटेक गाँव है। तो काव्यस विलेज, काव्या नहीं कह सकता ना मैं, काव्यस विलेज, ठीक है? अब काव्य के गाँव वाले लोगों ने यहाँ अलग-अलग दुकान लगाई हुई है। जैसे कि ये दुकान है फ्रेश फिश सेलिंग की, इसमें ये लोग आटा मसाला वगैरह बेचते हैं, ठीक है? इधर हाँ, ये लोग बिस्किट वगैरह भी बेचते हैं, ठीक है? इधर इन्होंने फ्रूट शॉप भी रखी हुई है, बिल्कुल आवाज़ नहीं। इधर एक स्पोर्ट्स शॉप है इनका, ठीक है? यहाँ पर ये जो 2 चल रहे हैं, ये इनके कंप्यूटर वगैरह चल रहे हैं शॉप या सर एक कोचिंग लैम्बोर्गिनी वगैरह। का एक शोरूम इधर पर ये बाइक वगैरह भी बेचते हैं, सर एक ठीक है? सर और एक यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का इधर तेरा गाँव है आवाज़ नहीं करो, इधर पे काव्य की दुकान भी है। बाहर चलो देखो, यहाँ पे और ये दुकान मैंने पारस सर को रेंट पे दी ये तो आजकल अब मैं यहाँ काव्य को ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ कभी-कभी। सर चल आवाज़ नहीं, इधर सुनो। तो ये पूरी मार्केट पे काव्य का कंट्रोल रहता है, ठीक है? काव्य इज़ ऑटोनॉमस वन। काव्य जो है वो मेन आदमी है, उसके अंदर है ये पूरा दुकान। ऑटो पॉलीगैमी और मोनोगैमी होती है। सुनो, ये पूरी मार्केट काव्य की अपनी है, उसने अपनी ज़मीन पे ये पूरी मार्केट खोली हुई है, दुकानें-वुकानें बनाई हैं, सबको रेंट पे दी हैं। सारी कमाई मतलब इंडिविजुअली काव्य की होती है। लोग इन सारे सामानों को काव्य ने बेचना स्टार्ट किया, बड़ी मार्केट बनाई। अब इस मार्केट में लोग आते हैं, जाते हैं, ये सब। तो पहली चीज़ तो तुमको क्या पता है कि इस मार्केट में प्रॉफ़िट कब होगा? जब इस मार्केट पे लगने वाली इन्वेस्टमेंट कम होगी और कमाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं कि काव्य ने इस सारी दुकानों के लिए अपने अलग-अलग लोग जो हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है? हाँ, वर्कर्स रखे हुए हैं और इन्हीं वर्कर्स को काव्य क्या करता है, अलग-अलग पैसा देता है। ये जो पैसा दिया जाएगा इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में जब आप पैसा लगाएँगे, काम शुरू करेंगे तो कुछ फैक्टर कॉस्ट लगती है, कारक लागत। भाई बात के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके वो लेना पड़ेगा क्या? और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और वो क्या तब कहते हैं मिलेगा। और फर्स्ट पार्ट फ्री होता है।
चलिए अब देखो, ये जो काव्य की मार्केट है, काव्य इसमें क्या-क्या कर रहा है सुनना। ये काव्य की अपनी ज़मीन नहीं है, तो काव्य इसका क्या भी देगा? रेंट देगा। काव्य ने यहाँ जितने भी लोग रखे हैं दुकानों में, ये मेरे को पहले वो ही सारे वर्कर्स हैं और वर्कर्स हैं तो उसको क्या देना पड़ेगा उनको? वर्करों को तो सैलरी देगा ना। अब सुनो, जैसे कबाड़ है, कबाड़ वाला इसका एक बड़ा मॉडर्नाइज़्ड शॉप है। पूरा इंडिया का कबाड़ फाइनली इसके पास आता है। ये उसको क्रश करता है और क्रश करके नया-नया सामान बना के बेचता है। तो इसने यहाँ बहुत सारी मशीनें वगैरह लगाई होंगी, क्रशर लगाया होगा, ठीक है? इन दुकानों में इसने वो क्या फ्रेमिंग्स करवाई होंगी, मछली वगैरह वाली दुकान में फ्रिज रखवाई होगी। तो ये सारा सामान जितना भी इसने रखा, जितना फ्रिजिंग का सामान है या कोल्ड स्टोरेज बनाया एक फ्रूट के लिए, ये जितना भी सामान लगाया इसके लिए इसको पैसा चाहिए पड़ेगा। कुछ पैसा भी चाहिए तो कैपिटल बोला जाता है इसको। क्या-क्या किया भैया ने? रेंट देना है, ऊपर से सैलरीज़ देनी है, ऊपर से कैपिटल भी लगाना है, कुछ पैसा भी तो चाहिए अपने पास। दुकान बनाना है, रोड बनानी है, अच्छे रास्ते बनाने हैं, गद्दे-वद्दे बिछाने हैं, रेड कारपेट बिछाना है, किसी दिन मोदी जी को मार्केट में घूमने बुलाया, गिफ्ट देना है, दिस ऑल इज़ कैपिटल। तो अब मान लेते हैं कि इसके हिसाब से काव्य का कुछ खर्चा होता है। आवाज़ नहीं, अगर लास्ट में कांसेप्ट नहीं आया समझ में, मैं कहीं कूटूँगा फिर, कतई नहीं। सुनो ध्यान से, काव्य ने रेंट दिया, अब ज़मीन बड़ी है तो भैया को रेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। काव्य ने 50,000 रुपए तो उसका रेंट दिया है। और इन सारी दुकानों के लोगों को 10 किसी को 15 किसी को 20,000 रुपए ये क्या है सैलरी देता है। तो 1 लाख रुपए ये सैलरी में जाते हैं इसके। हो गया? कमाया कितना? अब सुनो, इसमें इसको साथ में कैपिटल भी चाहिए। हालाँकि ये कैपिटल एक ही बार लगती है, बार-बार नहीं लगती। एक बार क्रशर बना दिया तो 1-2 साल तक तो चलेगा ही वो। तो जब ये इसने मार्केट शुरू की होगी उस महीने की बात कर रहा हूँ मैं। पहले महीने इसने 50,000 का रेंट दे दिया, 1 लाख रुपए की सैलरी भी दे दी एडवांस में सारे कारीगरों को और अपना जो कैपिटल है, वो थोड़ा बहुत अपने पास रखा तो 20 लाख के आस-पास का इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया साथ में इधर। तो काव्य का कुल मिला के जो खर्चा आया वो कितना आया? 21,50,000 रुपए। हो गया सॉल्व? तो ये जो है इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? दीज़ ऑल आर द इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में से ऐसा इन्वेस्टमेंट जो केवल एक बार करना है। क्या बोला मैंने? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो केवल एक बार करना है और लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाएगा? कैपिटल मतलब एक बार लग गया, अब भैया लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, दिस इज़ योर कैपिटल। अब सुनो, ये जो कैपिटल में भैया ने क्रशर खरीदा, दुकान की बिल्डिंगें बनाई, चूना पेंट किया, अच्छी रोड बनाई, फ्रिज रख दिया। अब ये हर महीने तो नहीं रखेगा ना, एक बार रख दिया 3-4 साल बढ़िया चलेगा अपना, बीच में थोड़ा बहुत खराबी वगैरह हो गई तो देख लेंगे। ये हो गई इसकी कैपिटल कॉस्ट। अब जो बाकी का पैसा है, जो रेंट और सैलरी तुम देख रहे हो, ज़रा उस पे गौर करो। जो रेंट और सैलरी है, क्या ये काव्य को हर महीने पे करनी है? तो क्या इसको 1.5 लाख रुपए हर बार चाहिए, हर महीने सैलरी प्लस रेंट के लिए? तो इनको बोला जाता है करंट। कैसी इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट, जो चलते रहेगी लगातार। तो भैया को हर महीने डेढ़ लाख रुपए दे, साथ में 20 लाख रुपए अलग से लगे हुए हैं। तो अब जरा मार्केट पे आओ। अब मान लो कि ये जो मार्केट है, इसकी जो इनकम है, वो कुछ इसी के बेस पे होगी। अच्छा ये सब तो ठीक है, एक और चीज़ सुनना यहीं पे, मार्केट तो तुमने खोल दी, जो रॉ मटेरियल लाओगे उसका खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ? अरे भैया, जो मछली यहाँ बेचने लाए हो, वो मछली किसी से खरीद के लाओगे कि नहीं लाओगे? भी लाओ, उसको पालने में, लगाने में खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लो तुमने आटा बनाया, बिस्किट बनाया, फ्रूट्स बनाए, कुछ भी है, उनको लाओगे, पेड़ लगाओगे, खाद दोगे, ज़मीन है वहाँ, उसका भी रेंट है, वहाँ भी वर्कर लगे होंगे। कुल मिला के एप्पल उगाने में भी तो खर्चा आएगा। अगर मान लो कि तुम दुकान में आके सेब बेचते हो ₹100 के, तो वो सेब उगाने में भी 50-60 रुपए तो लगे ही होंगे तुमको। फ्री में तो सेब नहीं आए होंगे। एक बात बता, तूने एक खेत में क्या लगाया? सेब का पेड़ लगाया। पहली चीज़ तो वो पेड़ खरीद के लाया, फिर उस ज़मीन का किराया हुआ। वो ज़मीन तेरी अपनी भी है, तब भी उस ज़मीन में कुछ और काम करता तो पैसा मिलता। अब तो सेब का पेड़ लग गया उसमें, वो लॉक हो गई ज़मीन, उसको भी रेंट में काउंट किया जाता है। फिर एक वर्कर लगाया तूने जो सेब की कटाई-छटाई करेगा, फिर सेब लाएगा, अलग से डब्बे में रखेगा। जब इतनी बड़ी मार्केट चला रहे हैं, तो सेब खुद तोड़ने थोड़ी जाएगा। फिर एक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? पहले वो काम में लगाए। हाँ जी, तो बताओ ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा कि नहीं होगा बता? अब मार्केट के बगल में ही खेत थोड़ी लगाएगा, ट्रक घर से मँगाएगा अपने गाँव से, तो सब कुछ का खर्चा है। देखो रॉ मटेरियल है, यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है? अच्छा अभी मान लो कि बीच में सेब के सारे पेड़ों में कीड़ा लग गया, तो अभी दवाई-ववाई भी छिड़कनी पड़ेगी, तो साथ में क्या होता है? इनमें नुकसान भी होता है, यानी कि लॉस कॉस्ट भी होता है, ठीक है? वो भी लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो रॉ मटेरियल है
ट्रांसपोर्ट है, लॉस है, इसका भी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। तो हम मानते हैं कि काव्य की इस मार्केट में ये काव्य 1 महीने के अंदर अपना 30 से 35 लाख रुपए का एक्सचेंज करता है पैसों का। तो इस 30-35 लाख में से कम 15 लाख तो इसको इन्वेस्ट करने ही पड़ते होंगे इसमें, रॉ मटेरियल में, ट्रांसपोर्ट में। अब सुनो, अब इस मार्केट का गेम समझो। अब इस मार्केट में सबसे पहले काव्य की तरफ से जो पैसा आया, उस पे फोकस करो। काव्य अपने साथ सामान लाया और वो सामान है 15 लाख रुपए का। तो पहला फोकस, काव्य जब इस मार्केट से सामान बाहर की तरफ बेचेगा, तो वो सामान कितने का बिकेगा? वो सामान काव्य ने ओवरऑल मार्केट से बाहर बेचा। 15 लाख रुपए का काव्य सामान लाया था और मार्केट से जब वो बाहर गया तो वो बिका मान लो 35 लाख रुपए का। है ना? काव्य भैया ने जो सामान बेचा है वो कितने का बिका है? 35 लाख का, 15 लाख का, 15 लाख का सामान लाया, 15 लाख में ही बेच दिया तो 2 साल में, 1 साल में बर्बाद हो जाएगा बेचारा। थोड़ा ज्यादा लगाओ। तो भैया ने कितना बेचा? 35 लाख का सेल किया। अब ये तुमने वहां भी पढ़ा होगा, कहा मैथ्स में, क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इस मार्केट के लिए कॉस्ट प्राइस 15 लाख है और सेलिंग प्राइस 35 लाख है। तो बताओ काव्य की इस मार्केट को प्रॉफिट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इस 35 माइनस 15। कितने लाख का प्रॉफिट हुआ भैया को? 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब थोड़ा सा इससे आगे और सुनो। अब जो ये 20 लाख का काव्य भैया को प्रॉफिट हुआ, क्या ये नेट प्रॉफिट है काव्य का? नहीं। अब क्यों नहीं है वो सुनो। अच्छा, सबसे पहले ये जो 15 लाख रुपए हैं, ये हमने क्यों काटे? क्योंकि ये तो इन्वेस्टेड ही थे। ये थे, देखो, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लॉस वगैरह का खर्चा 15 लाख तो उसमें लग गया। अब बचे 20 लाख। अब जरा ध्यान से देखो तो इस 20 लाख में से क्या इसको हर महीने 50,000 रुपए रेंट देना है और हर महीने सैलरी भी देनी है 1 लाख रुपए की? तो इस 20 लाख में से 1.5 लाख रुपए और माइनस हो जाएंगे। दैट इज 1.5 लाख विल बी कैंसल। अब कितना बचा भैया के पास? 18 लाख एंड 50,000। क्या ये इसका नेट प्रॉफिट है? अभी भी नेट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल भैया ने लगाई है 21,50,000 रुपए की टोटल, इसमें से ये 50,000 और ये 1 लाख का तो निकाल दिया हमने, पर ये जो 20 लाख रुपए हैं अभी ये काव्य के फंसे हुए हैं मार्केट में। इस 20 लाख का कुछ मिला थोड़ी है इसको अभी। अब सबसे पहला काम काव्य को इस 20 लाख में से कुछ बहुत पैसा उस जो 20 लाख इसने इन्वेस्ट किया था उसके लिए भी निकालना था। समझ नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, 18,50,000 रुपए का अभी भी काव्य के पास कुल पैसा बचा है जो कहीं यूज नहीं हो रहा है। उतना पैसा इसने कमाया। इस कमाई में से पहले इसको 20 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट वाले निकालने हैं। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो यानी कि वो अगले 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 महीने से प्रॉफिट शुरू होगा। यानी कि अब सुनो क्या होता है, ऐसे इसको काउंट करते नहीं है। तो करते क्या है हम, इस 20 लाख में से 1.5 लाख रुपए रेंट का निकाल लो, प्लस लेबर की सैलरी निकाल लो, प्लस काव्य क्या करेगा? अब काव्य को इस महीने का अपना खर्चा भी तो देखना है ना। काव्य बेचारा ये सारा पैसा लगाने के बाद ऐसे ही तो बैठा नहीं रहेगा। तो काव्य करता क्या है, क्योंकि वो एज अ सीईओ है, कंपनी का मालिक है मार्केट का, तो वो इसी 20 लाख में से अपनी कुछ सैलरी फिक्स कर लेता है खुद ही। तो काव्य कहता है यार मेरे 1 महीने का खर्चा 3 लाख होगा, खाना पीना इधर उधर घूमना। तो काव्य ने अपना 3 लाख निकाल लिए। तो अब समझो क्या हुआ। अब ओवरऑल क्या हो रहा है कि काव्य ने अपना 20 लाख का जो खर्चा निकालना है अभी, अब इस 20 लाख में से फोकस करो, केवल इस 20 लाख में से। इस 20 लाख में से 1.5 लाख रुपए काव्य का रेंट का, लेबर का पैसा हो गया, प्लस 3 लाख उसने अपनी सैलरी मान के निकाल लिया है। तो 3 और 1 4, 4.5 लाख रुपए काव्य ने काट लिए। 4.5 काट लिए, तो अब इस 20 लाख में से नेट मार्जिन कितना बचा? 16.5। इसको बोला जाता है नेट या बट्टा। कितना बचा? नेट बिट्टा कहते हैं। तो कितना बचा? इज 16.5 लाख रुपीस। अब सुनो, अब काव्य को क्या चाह रहा है कि काव्य चाह रहा है अगले महीने से मार्केट और बढ़े मेरी, और ज्यादा लोग आए। तो वो हो सकता है नई जमीन खरीदे इस 16.5 लाख से। तो अगर काव्य को लगता है कि आई हैव टू इन्वेस्ट मोर, तो वो इसमें से और इन्वेस्टमेंट निकालेगा। वो कहेगा 6 लाख और लगा देते हैं, चलो कोई नहीं, एक मार्केट और बढ़ा देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि इसमें से 50,000 वो क्या कर दे, एडवर्टीजमेंट में लगा दे। क्या कर दे? एडवर्टीजमेंट में लगा दे। वो बोले अपनी मार्केट का हम और जगह भी करते हैं। या काव्य का मन हुआ कि इस बार अपनी मार्केट में मेला लगाते हैं, एक बड़ा मेला।
तो इसका कमाई बढ़ेगा, लेकिन उसके लगाने के लिए पहले इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो इसी पैसे में से जो ये 16,500 बचा है, अगर काव्य चाहे, यहाँ सुनो गधो, अगर काव्य चाहे तो इस 16.5 में से वो फर्दर इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकाल सकता है पैसा। वो कहेगा कि मुझे और जमीन लेके बगल में एक छोटी मार्केट और खोल देता हूँ, तो इसी में से 6.5 लाख रुपए की उसने और मार्केट खोल दी, अगर उसका मन हुआ तो। नहीं तो वो ये भी कह सकता है कि सर ये 16.5 लाख के लिए मैं 1 महीना और रुक जाता हूँ, 2 महीने में मेरे पास मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा, जो मैंने 20 लाख लगाया था वो सब वापस आ जाएगा। उसके बाद सारी मार्केट फ्री, फिर 20 का 20 लाख मेरा अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये नेट प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, ध्यान से देखो, इसने 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं ऑलरेडी, और इसको केवल 16.5 लाख मिले। अभी भी इसको 4.5 लाख चाहिए, के लिए अगले महीने मार्केट में घुसेगा, और अगले महीने के मार्केट से जब ये दोबारा 16.5 लाख कमाएगा, उसमें से 4.5 माइनस, अब इसका नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अब मार्केट जो भी बचाएगी वो नेट है। बिल्कुल। अब ये कभी मार्केट को लॉस भी हो सकता है। अगर सपोज करो कि मार्केट में फर्स्ट महीने में ही कोविड आ जाता, मार्केट में गया पूरा इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट काम करती है ऐसे। अब इसमें से ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है ये भी निकाला जा सकता है, इसको टोटल प्रॉफिट भी किया जा सकता है। क्या भी किया जा सकता है? टोटल प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है, और इसी से निकाले जा सकते हैं डिविडेंड। क्या? व्हाट इज डिविडेंड नाउ? तो मान लो कि काव्य ने जब ये दुकान, ये मार्केट खोली, तो काव्य के पास इतना पैसा नहीं था, 10 ही लाख थे। तो मान लो उसने 10 लाख दीप से मांगे, तो नाउ 50-50% है ना। तो आज जब 16.5 का प्रॉफिट हुआ है, तो काव्य का इसका 50% किसको भी देना पड़ेगा? को भी देना मैं पड़ेगा। तो 10 लाख दूंगा 10 लाख नहीं देगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है मार्केट में। दैट्स वाई दीप तुमसे 10 लाख मांगने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी मार्केट का 50% मांग रहा है। दैट इज ऑल द नेट प्रॉफिट इन दिस मार्केट विल बी शेयर्ड हाफ हाफ, आधा एक काव्य करोड़ को, का आधा उसको। 1 करोड़ का फायदा तुम्हें उसको पता जी, जितना मार्केट में प्रॉफिट होगा उतना देना पड़ेगा। कल को मान लो ये मार्केट बड़ी हो गई और 30 करोड़, तो 15 उसका, 15 इसका, 50%। पर इसका नुकसान सुनो, अगर मार्केट डूबी, तो जैसे काव्य के 10 लाख डूबेंगे, वैसे ही दीप के भी 10 लाख डूब जाएंगे। आया, दोनों के पैसे डूबेंगे, तो प्रॉफिट भी किसको होगा? दोनों को होगा। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ बिजनेस। अब इसी में क्या हुआ समझो, अगर मान लो यहीं पे स्टार्ट होता है कि इन्होंने कहा, दीप और काव्य ने, हम और बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार क्या लेंगे? डेप्ट लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, डेप्ट लेंगे। डेप्ट में क्या होता है, ये दोनों गए एक तीसरे आदमी के पास, और लोकेश से इन्होंने कहा भाई 10 लाख और दे दे यार, मार्केट आगे बढ़ानी है, तो हमसे 6% का एनुअल परसेंटेज में इंटरेस्ट ले लेना। ये क्या हुआ, 1 साल बाद अगर तुम्हारी मार्केट को प्रॉफिट हुआ, तो तुम इसको 10 लाख दोगे, और 10 लाख का 6% प्रॉफिट दोगे। मार्केट के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या लिया है? उधार। डेप्ट का मतलब क्या होता है? लोन, और लोन का परसेंटेज होता है। तो तुमने क्या बोला लोकेश से कि लोकेश भैया हमको 10 लाख रुपए डेप्ट में दो, उधार में दो, 6% के एनुअल रेट से। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए तुम दिए, तो 1 साल बाद तुम लोकेश को 10 लाख रुपए दोगे, और 10 लाख का 6% और दोगे, मतलब 60,000 रुपए और दोगे 1 साल बाद। बस तुम्हारे मार्केट में तुमने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ, उससे लोकेश को लेना देना, क्योंकि तुमने उधार लिया। लोकेश से कहा भाई 10 लाख दे, उसने दिए। उसने कहा लेकिन भाई 1 साल बाद में 10,60,000 लूंगा। तुमने कहा ठीक है। मान लो कि तुम्हारी कंपनी को भयंकर प्रॉफिट हो गया, 30 करोड़ तुमने कमाए, क्या तुमको उस 30%, 30 करोड़ का 6% देना है? वो तो 0 तुमको क्या मतलब उससे? तुम्हें जितना प्रॉफिट हो अपने आप होता है, तुम लोकेश को क्या दोगे? सिर्फ 60,000 दो। लेकिन अगर लोकेश कहे यार 10 लाख ले जाओ, मेरे को 1/3 पार्टनरशिप दे दो, 33% प्रॉफिट, तो क्या होगा? अब उस इक्विटी में क्या होगा? नाउ यू हैव टू गिव द 30 लाख करोड़ जो तुमने कमाया, उसका 1/3 देना पड़ेगा। दैट्स वाई कंपनियां क्या करती हैं? डेप्ट लेती हैं। कंपनियां इक्विटी नहीं देती हैं, कंपनियां उधार लेती हैं, और उधार का पैसा देती हैं, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसको अपना इक्विटी देना पड़ेगा। ठीक है, नुकसान हुआ तो देखना पड़ेगा डेप्ट में। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को लगातार, तो वो कभी भी इक्विटी नहीं लेगी, वो क्या लेगी? डेप्ट लेगी, लोन लेगी, क्योंकि लोन लेने में उसे कम पैसा देना होता है, इक्विटी में उसको प्रॉफिट में से निकाल के देना पड़ता है। सब बताइए। तो नाउ व्हाट इज डिविडेंड? तो व्हाट इज डिविडेंड नाउ? डिविडेंड क्या होता है? जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी तुम्हारी कंपनी के पार्टनर हैं, अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट में से उन शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं।
चार्टेड अकाउंटेंट क्या करते हैं, ये जितना पैसा का हिसाब किताब तुम देख रहे हो ये करते हैं मैनेज। क्योंकि अब अगर काव्य अमीर आदमी बन गया तो काव्य हैव टू पे सम टैक्स टू गवर्नमेंट। काव्य को क्या करना पड़ेगा, तो काव्य की सैलरी 3 लाख है ना, उस 3 लाख पे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट कितना है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी को अदर टैक्स भी देने हैं, इंपोर्ट टैक्स देना है, एक्सपोर्ट टैक्स देना है, जीएसटी देनी है। दैट्स हाउ इस पूरे प्रॉफिट में से कुछ टैक्स का अमाउंट भी जाता ये है। टैक्स सो द अमीर नेक्स्ट ये टॉपिक टैक्स इज अमीर लोगों से ही टैक्स। लेते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद सबसे लेते हैं। तो अब इसके आगे क्या होगा, टैक्स होगा। अब आजकल जो इंडिया में टैक्स चल रहा है वो कौन सा है सबसे ज्यादा, जीएसटी। जीएसटी सामान पर लगता है या सर्विसेज पे लगता है। मतलब काव्य की इंडिविजुअल कमाई हो रही है तो काव्य पे कौन सा टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब इसमें इनकम टैक्स वाले काव्य के घर आएंगे और उससे कहेंगे भैया अगर तूने पैसा नहीं दिया तो घर हो जाएगा जब। तो काव्य को हर महीने 1 साल का पूरा बॉन्ड बनेगा, उस साल के हिसाब से काव्य को हर साल एक अपना क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है ITR। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। तो काव्य को एक इनकम टैक्स रिटर्न भर के देना है, काव्य की कंपनी को भी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। काव्य इंडिविजुअल आदमी है, काव्य की कंपनी इंडिविजुअल है, दोनों अलग अलग ITR भरेंगे। अगर काव्य उसको अपना फैमिली बिजनेस नहीं बोलता है तो, अगर काव्य उसको अपना फैमिली बिजनेस बोलता है तो काव्य की इनकम इज इक्वल टू कंपनी की, जितना कंपनी कमा रही है वही काव्य का पैसा होगा। जैसे अंबानी, अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफ अंबानीज आर इज द फैमिली बिजनेस। तो कंपनीज जितना कमाती हैं वो अंबानी की इंडिविजुअल कमाई मानी जाती है और उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, अलग अलग नहीं लगता। पर कुछ कंपनियां अंबानी की कैसी हैं, उसकी कंपनी की सब्सिडरीज हैं, मतलब इसने बड़ी मार्केट बनाई ना, उस मार्केट के नीचे छोटी मार्केट बना दी तो वो सब्सिडरी हो गई है उस छोटी कंपनी, उसका टैक्स अलग लगता है। सारे टैक्सेशन अलग अलग है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स। इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स। वी विल गो फर्दर फॉर दिस क्लासेस। चाहिए होप सो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत आ गई होगी आपकी समझ।